बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच चुके हैं और उनका 2 रोज़ा दौरा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका। वो ये दौरा एक ऐसे वक्त पे कर रहे हैं जब आलमी सियासत, तवानाई और खत्ते में जारी तनाज़ात पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि उन दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक कोशिश है जो गुज़श्ता 3 दहाइयों में मुसलसल मजबूत ही हुए हैं। पुतिन इससे पहले भी मुतअद्दिद बार चीन का दौरा कर चुके हैं और ये उनका चीन का 25वां दौरा है। दोनों मुल्क ही अपनी दो तरफा ताल्लुकात को फौलादी करार देते हैं। इस पूरे मंजरनामे में पुतिन का बीजिंग पहुंचना सिर्फ एक इत्तफाक नहीं बल्कि एक वाज़े सिफारती तसलसल का हिस्सा दिखाई देता है। माहिरीन के मुताबिक शी जिनपिंग अब पुतिन को ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत के अहम निकात से भी आगाह करेंगे, जिससे जाहिर होता है कि बड़ी ताकतों के दरमियान राबिते अब ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। चीन और रूस के दरमियान ये हम आहंगी इस बात की भी अक्कासी करती है कि दोनों मुमालिक आलमी निजाम में अमेरिका और मगरिब के असर और रसूख का मुतबादिल तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात की बुनियाद अगरचे सियासी हम आहंगी पर है, लेकिन उसका सबसे मजबूत सतून तवानाई और मईशत है। यूक्रेन जंग के बाद चीन और रूस के दरमियान तजारत में गैर मामूली इजाफा हुआ। चीन की रूस से दरामदात में 70% से ज्यादा हिस्सा मादनी ईंधन पर मुश्तमिल है। सिर्फ 2022 के बाद रूसी तेल की चीन को बरामदात में तकरीबन 30% इजाफा हुआ, जबकि 2026 की पहली तिमाही में यह इजाफा मजीद बढ़ के 35% तक पहुंच चुका है। दूसरी जानिब रूस की मईशत में चीन का हिस्सा कहीं ज्यादा नुमाया है, जहां वो दरामदात का 1/3 से जायद और बरामदात का 1/4 से जायद फराहम करता है। यूं खारजी मफादात पर मबनी ये ताल्लुक उस वक्त मजीद अहम होता है जब रूस मगरबी पाबंदियों के दबाव में है। इसीलिए पुतिन अपने हमरा एक आला सतह का वफ्द लेके आए, जिसमें तवानाई कंपनीज के सरबराहान भी शामिल हैं, जिससे यह वाज़े हुआ कि तवानाई का शोबा इस दौरे का मरकजी नुक्ता है। इस दौरे के दौरान ईरान अमेरिका जंग को गैर मामूली अहमियत हासिल होगी। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हरमुज से तेल की तरसील में खलल ने चीन और रूस को दोनों को मुतबादिल रास्तों की तलाश में मजबूर किया। इसीलिए इस दौरे के एजेंडे में ईरान की सूरत हाल को बुनियादी अहमियत दी जाएगी, क्योंकि तवानाई की आलमी रसद, इलाकाई इस्तेहकाम और जोग्राफियाई सियासत सब इससे जुड़े हुए हैं। यूक्रेन जंग भी इन मुज़ाकरात का एक अहम लेकिन पेचीदा पहलू है। यह मसला अगरचे पस मंजर में जाता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत है कि इसके असरात अब आलमी मईशत और सिफारतकारी पर हावी हैं। चीन बज़ाहिर गैर जानिबदार रहते हुए मुज़ाकरात की हिमायत करता है, लेकिन उसने यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों की कभी मजम्मत नहीं की। दूसरी तरफ चीन और रूस अपनी शराकतदारी को किसी भी मुल्क और खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद करार देने से गुरेज आए, लेकिन उनकी बढ़ती हुई कुर्बत खुद एक सियासी पैगाम है। दोनों मुमालिक मकामी करेंसीज पर तजारत बढ़ाने, डॉलर पे इन्हसार कम करने और ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने असर और रसूख को वसअत देने पर मुत्तफिक है। पुतिन के इस दौरे का एक और अहम पहलू इसकी अलामती हैसियत है, क्योंकि यह दौरा रूस और चीन के दरमियान दोस्ती और ताउन के मुआहिदे के 25 साल मुकम्मल होने पर हो रहा है। यूं रूसी सदर पुतिन का दौरा सिर्फ सिफारती मुलाकातों को महदूद नहीं रखेगा, बल्कि ये एक ऐसे आलमी मंजरनामे की झलक पेश करेगा जहां तवानाई, जंग, मईशत और सिफारतकारी को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं होगा, जिसके बायस ये उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात के आलमी सियासत पर भी देर पा असरात मुरतब होंगे। इसी मंजरनामे में ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पुतिन के दौरा चीन को किस नजर से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इस दौरा चीन के हवाले से ट्रंप का जो दौरा चीन था, क्या क्या मुमासलत होगी और क्या क्या मुतफर्रिक हमें मंजरनामे देखने को मिलेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में लेने का। यासिर साहब, मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम एंड स्पेस में ये जो दौरा है, एक तो ये है कि ये दौरा आपने जैसे बताया कि ये इनकी 25वीं एनिवर्सरी है गुड नेबर्स और फ्रेंडशिप की, उसके हवाले से बड़ी अहमियत है इसकी। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको अब्रप्टली प्लान किया गया, ये बहुत पहले से प्लान था। तो लेकिन ये है कि टाइमिंग्स इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैच कर गई हैं। तो उस हवाले से इसकी ऑप्टिकल वैल्यू तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह की ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की जो मीटिंग हुई, उसमें चूंकि बहुत कोई कंक्लूसिव बात नहीं हो पाई और वो तमाम चीजें जो बार्गेनिंग चिप के तौर पे ली जा रही थी, उनके पर बात तो उस तरीके से हुई नहीं, या अगर हुई है तो बैक तौर पे उनके अंदर उस तरह की कंसेशंस चाइना देने से शायद उसने इतनी ईगरनेस शो नहीं की, जिसकी वजह से ये है कि जो गल्फ वॉर के हवाले से जो चीजें थी उनके ऊपर बिल्कुल भी बात उस तरीके से नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में इस पस मंजर में अभी
प्रेसिडेंट पुतिन का जो दौरा है वो एक तो अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा इनकी बॉडी लैंग्वेज में, और जो बातचीत होगी उसमें भी मेरे ख्याल में ज्यादा कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी। ठीक। मैं इस हवाले से ये कह सकता हूँ। और ये चूंकि जैसे आपने कहा कि वैसे अगर आप देखें तो पुतिन जो है तकरीबन 25 साल से जो है वो रशिया में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी हवाले से वो चलते आ रहे हैं, तो वो जो रीजनल है और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा वो अच्छा आप कह लें कि डॉक्टर साहब मंजे हुए 25 खिलाड़ी साल हैं से इस वो चीज बरसरे के। इक्तदार भी दूसरी हैं, लेकिन हम ये देखें तो उनका ये 25वां दौरा भी है 25 सालों में। अब मुख्तलिफ अशकाल जी में होता रहा, बिल्कुल। मुख्तलिफ मनसबों पे बैठ के। चले हम अगर इसको ये देखें कि ये पहले से प्लान किया गया था और इसके मुहर्रिकात जो सामने आने हैं वो पहले से ही तकरीबन तय पाए हुए हैं, लेकिन जहां तक आप बात टाइमिंग के हवाले से कर रहे हैं कि टाइम बहुत अच्छे तरह मैच हुआ है, तो इस टाइम के हवाले से क्या हम ये देखें कि ये सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी, या फिर हम ये देखें कि अमेरिका और यूरोप को एक तरह का वाज़ेह सिफारती पैगाम है? देखें, इसमें एक ओवरऑल तो वैसे देखें कि चाइना का जो एक ग्लोबल प्लेयर का स्ट्रेचर है, उस हवाले से चाइना को तो बहुत ज्यादा इससे बूस्ट मिलेगा कि बैक टू बैक दो सुपर पावर्स आप कह लेंगे उनका विजिट हो रहा है। तो उस हवाले से तो ये बात तो बिल्कुल सामने है कि जो मेजर आप कह लें कि जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त चाइना के पास हैं, वो ठीक। चाहे वो पुतिन के हवाले से हैं, वो चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से हैं। तो इसमें यकीनी तौर पे इनका आप देखें कि जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो उसके अंदर जब सैंक्शंस लगी तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ऑयल को अपनी सप्लाई लाइन्स को बहाल करने के लिए, और उसी वक्त फिर जो आपस में इनके बायलैटरल मुआहदे हुए और उस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी और एनर्जी का एक स्वैप हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि जो चीपर एनर्जी लाइंस हैं वो चाइना को मिली, और इसी तरीके से चाइना से जो है वो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए थी, स्पेशली हाईटेक जो है वो चाइना की तरफ से रशिया को मुंतकिल हुआ। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आपने भी बताई कि अगर हम 2022 से पहले देखें तो इनका जो मजमूई हुजम था आपस में बायलैटरल ट्रेड का, वो तकरीबन 110 की रेंज बिलियन के करीब था। ठीक। और उसके बाद अभी आज देखते हैं तो वो तकरीबन 230 की रेंज तक पहुंच चुका है। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में डबल से ज्यादा थोड़ा सा जंप लगा, इनके आपस में बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें इनकी एक जो चीज ग्लोबल और सिक्योरिटी की बताइए सर अंडरस्टैंडिंग। कि डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया तो दुनिया की नजरें इस पर बहुत ज्यादा कि मुसाफिया करते वक्त हाथ नीचे किसका था, ऊपर किसका था, कौन थपथपा रहा था, कौन कितने कदम आगे बढ़ के दूसरे की तरफ गया, कौन अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहा, किस तरीके से वेलकम किया गया। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, सीढ़ी लगाई गई तो आगे इस्तकबाल करने को सदर थे या प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। ये चीज़ें बहुत नोट की गई हैं। और फिर बाद में जब दुनिया ने इसका हासिल उसूल निकाला कि ट्रंप वापस तो आए लेकिन कुछ ठोस चीज़ लेके वापस ना आ सके कि दुनिया को ये बताएं कि मेरे पास ये वॉर ट्रॉफी है या मैं एक जीते हुए सदर के तौर पे चाइना से होके वापस आया हूं। तो क्या अब उसी तकनीकी नजर से, तनकीदी नजर से तकाबुली जायजा लेने के लिए दुनिया इस दौरे को भी देख रही होगी कि ट्रंप के साथ क्या सलूक किया गया और पुतिन के साथ कैसा किया गया? मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसकी वजह यह है कि ट्रंप जो है वो एक अपनी यूनिपोलैरिटी का जो उनका एक आप कह लें कि उनका एक प्राइड है, उसको वो हाथ में लेके चल के आए, और उसी हवाले से लेकिन जाहिर है कि ज़रूरत ज़्यादा अमेरिका की थी इस मुलाकात के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की बजाय चाइना के। लेकिन चाइना ने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया और अपना स्ट्रेचर जो है ना उनका इससे और ज़्यादा बढ़ गया इसमें। और वो जो चीज़ें अगर आप समझते हैं कि अमेरिका ये समझ रहा था कि ये शायद चाइना की दुखती रग है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें या इस तरीके से, तो उसके ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिया, क्योंकि चाइना उनके आने से पहले ही ये बयान दे चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला होना चाहिए। तो इस मेरे हवाले से तो उन्होंने इस गुब्बारे से बहुत पहले ही हवा निकाल दी। इसी तरीके से उनके और बाकी जो पॉइंट्स थे उनके अंदर भी उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज थी जो ताइवान के हवाले से थी। ताइवान के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट अपना मौक़िफ़ दोहराया
कि अगर इसके ऊपर मिसहैंडलिंग की जाती है तो हमारे बायलैटरल रिलेशन यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक स्टर्न वार्निंग थी जो उन्होंने दी, और बाकी तमाम चीज़ों पे अभी जो गुफ्तो शनीद है वो चलेगी। मेरे ख्याल में आगे भी जब सितंबर में ये दोबारा मुलाकात करेंगे अमेरिका में जाके, तो उसमें शायद और बेहतर चीज़ें नज़र आए। अच्छा सर, दुनिया की दो बड़ी ताकतों की तारीख के हवाले से देखा जाए, एक वक्त था सुपर पावर रशिया को कहा जाता था, और रशिया से जंग लड़ी गई, उसकी रियासतें जो हैं उनको तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। उन्होंने अपनी सुपर पावर की जो हैसियत थी वो उसके बाद खोई। आप अमेरिका को देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की, बम्बारमेंट की, और ऐसे दुनिया को यह बताया कि मैं सुपर पावर हूं। इस वक्त मगरिब में बात यह हो रही है कि बीजिंग दुनिया का नया वॉशिंगटन बन रहा है, यानी दुनिया की नई सुपर पावर। लेकिन चीन की तारीख देखें तो हमें तो जंगें दिखाई नहीं दे रही, हमें तो लड़ाई दिखाई नहीं दे रही, हमें तो कब्जे की जंग भी दिखाई नहीं दे रही, हमें तो दूसरे ममालिक के अंदर इंटरवेंशन भी बराह रास्त दिखाई नहीं दे रही। तो फिर चीन का मॉडल दुनिया की दूसरी सुपर पावर से किस हद तक मुख्तलिफ है, और ये दुनिया की सुपर पावर कैसे बनेगा, और दुनिया इसके सामने घुटने कैसे टेकेगी? जी, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा कि चीन कैसे मुख्तलिफ होगा, तो उसको हम इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि जो इन्होंने भी लास्ट ईयर इन्होंने जीजीआई का एक मॉडल दिया है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का। तो उसके अंदर उन्होंने तकरीबन वो सारी बातें की हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में हैं, जिसमें कि उन्होंने मल्टीपोलैरिटी को प्रैक्टिस करने की बात की है, उसमें उन्होंने इक्वल सॉवरेनिटी की बात की है, इसके अलावा उन्होंने जो विन विन सिचुएशन की बात की है, इसके अलावा उन्होंने पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात की है, और उन्होंने प्रोग्रेस की बात की है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो कि यूएन के चार्टर के मुताबिक है। दूसरा चीज ये है कि चाइना जो है वो एक ट्रांसपेरेंट और गवर्नेबल ऑर्डर की बात करता है, कि वो ये कहता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हर एक के लिए एक तरह होना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तकरीबन सोवियत यूनियन के जाने के बाद से अपने आप को एक एक्सक्लूसिव ग्लोबल पावर के तौर पे ले आए, जिसमें उनके लिए यूनाइटेड नेशंस को जो है वो पूछना या उससे वॉर के अंदर जाने के बारे में, ये इस तरह की सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी। तो जाहिर है फिर उससे उनकी अपनी जो साख है बहुत मुतासिर हुई। तो ये दो चीजें मैं देखता हूँ कि इसमें जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाइना का आएगा, चाइना के अंदर जो एक उनकी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसके अंदर बहुत ठहराव है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स दी linkages with the people, linkages with the civilization, linkages with the countries through trade and नॉलेज शेयरिंग के हवाले से। तो यही इनकी जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर नजर आता है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस की जा रही है कि इस दौरे के अंदर एक चीज बहुत नुमाया रहेगी, और वो ईरान रहेगा। ईरान का दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है, और अमेरिका जो चाइना से करवाना चाहता था कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए, वो चाइना ने नहीं डाला। अब ये दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के, ये ईरान के हवाले से क्या फैसला करेंगे, वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका ये क्लेम करे कि हमने यूएई, कतर और सऊदी अरब के कहने के ऊपर 2-3 दिन के लिए ईरान पे तारीख का सबसे बड़ा हमला रोक दिया है, तो फिर इन दो ताकतों का ईरान के हवाले से मौक़िफ़ क्या होगा, और उसकी एग्जीक्यूशन किस सूरत में दिखाई देगी? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है मेरे ख्याल में, ये जो इन्होंने हमले को मौखर किया है, इसकी बड़ी वजह तो ईरान जो इनकी चाइना विजिट है वो है मेरे ख्याल में, और इसकी एक फेस सेविंग वो ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें जैसे मैंने कहा कि वो तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनली शायद एक लेवरेज के तौर पे ये लेना चाह रहे थे, वो चाइना ने लेवरेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे टाइम एंड अगेन ये लोग ये कहते रहे कि हम लोग जो खार्ग आइलैंड है उसके ऊपर अटैक करेंगे या उसकी जो फैसिलिटीज है उसको डैमेज करेंगे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहां से जो 80% ऑयल की तरसील है वो तो चाइना को हो रही थी। तो बेसिकली जो हर्ट किया जा रहा था वो चाइना को हर्ट किया जा रहा था, उसकी सप्लाई लाइन को। लेकिन चाइना को जो लोग समझते हैं उनको पता है कि चाइना जो है वो अपनी एक रास्ते को नहीं चुनता, उसके पास 5-6 रास्ते अपने पास होते हैं। तो उनके लिए जो ऑलरेडी रास्ता है वो रशिया की तरफ है। रशिया से ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई लाइंस है वो उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर की हुई है। बल्कि अभी जो प्यूटिन आ रहे हैं उसके अंदर इनकी एक और
गैस पाइपलाइन जो सर्बिया 2 पाइपलाइन के नाम से प्रोजेक्ट है, जिससे कि गैस की टोटल सप्लाई जो चाइना को जाएगी वो डबल हो जाएगी उससे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और चीजें उन्होंने मल्टी लेयर्ड किए हुए इस तरीके से कि चाइना किसी भी सूरत में पुतिन अमेरिका के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए उसमें उनका जो आप कह लें, जैसे आपने कहा कि हाथ नीचे था, तो चाइना का किसी एक चीज में भी उनका हाथ नीचे नहीं था। चाइना का किसी एक चीज में भी हाथ नीचे नहीं दिखाई देता था। तो जारी बात है कि ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है और ईरान के हवाले से जो प्लान्स हैं वो भी पसे पर्दा जो हैं कहीं ना कहीं तरतीब दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद 3 अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका को दरखास्त क्यों की गई ईरान पे हमले के ऊपर, इसी पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ईरान पे मुमकिन बड़ा हमला आखिरी लम्हों में अचानक रोक दिया गया और मशरक़ वस्ता में कशीदगी गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है, जिसके बायस सिफारतकारी के इम्कानात अगरचे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी रोशन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये फैसला अमरीकी पॉलिसी में किसी अचानक तब्दीली का नतीजा नहीं, बल्कि खलीजी इत्तहादियों के साथ मुसलसल राबितों और दबाव के बाद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत चंद दीगर ममालिक ने बराह रास्त उनसे दरखास्त की कि ईरान पर मुजव्वज़ा हमले को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में मुआहिदा तय पाने के इम्कानात गैर मामूली तौर पे करीब आ चुके हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे सामने आई जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान इस अमल में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की जानिब से एक नजर सानी शुदा तजवीज़ अमेरिका तक पहुंचा दी गई, जिसकी तस्दीक खुद ईरानी वजारत खारजा ने भी की। इससे पहले ईरानी ज़राए ये शिकायत करते रहे कि वाशिंगटन कोई ठोस रियायत देने पर आमादा नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को दोनों जानिब से एक मुमकिन मौके के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर यह कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा मुआहिदा तय पा जाए जो इस खतरे को खत्म करता है तो अमेरिका के लिए ऐसा कोई भी मुआहिदा करना काबिल कबूल होगा। इस पेशरफ्त से इजराइल और खित्ते के दीगर अहम ममालिक को भी आगाह कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी दो टोक मौकिफ का इजहार किया। ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया कि अमेरिका माजी की स्ट्रेटेजिक गलतियों को दोबारा न दोहराए। ईरानी बयानात में यह इंदिया भी दिया गया कि अगर कशीदगी बढ़ी तो नए महाज खुलेंगे जहां मुखालिफिन ज्यादा कमजोर साबित होंगे। ये बयानात इसलिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि अप्रैल में होने वाली जंगबंदी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान वक्फे वक्फे से झड़पें जारी रही हैं। जमीनी सूरत हाल भी पेचीदा है। ईरान ने आबनाए हरमुज पे अपना कंट्रोल बरकरार रखा हुआ है, जिसके बायस आलमी सतह पर तवानाई की तरसील मुतासिर हुई। ईरान का कहना है कि यह इकदाम अमरीकी और इजरायली हमलों के रद्द अमल में किया गया, जबकि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के जरिए तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इन सिफारती कोशिशों के साथ साथ दोनों ममालिक की शराइत भी वाज़ेह हो चुकी। ईरान फौरी जंगबंदी, अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे, मजीद हमले ना करने की जमानत और जंगी नुकसानात के अजाले का मुतालिबा कर रहा है, जबकि अमरीका चाहता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे और सिर्फ एक जौहरी तनसीब ही बाकी रखे, जबकि अफजूदा यूरेनियम के जखायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिए जाएं। अमरीकी शराइत से यह वाज़ेह हो चुका कि वह अपने रिवायती सख्त मौक़िफ़ पे किसी हद तक लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। उधर अमरीका के अंदर भी इस जंग के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान के खिलाफ जंग को गलत फैसला समझती है और सदर ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जबकि वस्त मुद्दती इंतखाबात भी अब ज्यादा दूर नहीं रहे। यूं बज़ाहिर दाखिली सियासी दबाव और खित्ते के इत्तहादियों के खदशात अमरीका को ईरान पर हमला करने से रोक रहे हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक को अंदेशा है कि ईरान किसी भी नई कार्रवाई के जवाब में ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए वसी पैमाने पर रद्द अमल जाहिर कर सकता है। इस वक्त सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ जंग का इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ सिफारतकारी को एक बार फिर एक मुख्तसर लेकिन फैसला कुन मोहलत मिल चुकी है। ट्रंप खुद भी तस्लीम कर चुके कि माजी में कई बार मुआहिदा होने से रह गया, लेकिन उनके ख्याल में इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ है। आने वाले चंद दिनों में यह वाज़ेह होगा कि यह वक्फा एक बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब होता है या यह कोशिश भी नाकाम रहती है। इसी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जावेद हफीज साहब ने। जावेद हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद हफीज साहब, आप क्या समझते हैं सर कि जो कहा जा रहा है कि यूएई, कतर और सऊदीया के कहने पे 2-3 दिन का डिले किया गया है, ये 2-3 दिन के डिले के हवाले से अमेरिका की प्लानिंग क्या दिखाई देती थी? क्या वाकई बड़ा हमला होने वाला था या फिर अमेरिका इस आड़ में खुद को छुपाना चाह रहा है कि 3 ममालिक के प्रेशर या कई ममालिक के प्रेशर के बायस उसने ईरान पे हमले को रोका है? बहुत शुक्रिया। तमाम मुशाहिदीन को सलाम। और बात यह है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से इस दलदल से निकलें, क्योंकि
ये दोनों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आलमी इक़्तिसाद के लिए भी नुकसानदेह है, ईरान के लिए भी, खलीजी ममालिक के लिए भी। खुद अमेरिका के बहुत सारे मसले जो हैं इस जंग से पैदा हुए हैं। तेल की कीमतें बढ़ी हैं। सिर्फ अमेरिकन जो है वो ऑयल कंपनीज को फ़ायदा हुआ है और अवाम को नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में ये जो है, ये तीनों ममालिक जिनका जिक्र किया गया है कि इनकी दरख्वास्त के ऊपर ये हमला जो है पोस्टपोन किया गया, ये बात मुझे दुरुस्त लगती है, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो हैं इनके अमेरिका के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और हमला अगर हो जाता तो उसका फ़ौरन रद्द अमल ईरान की तरफ से हमलों की, मिसाइलों की सूरत में इन मुल्कों के ऊपर आता। तो ज़ाहिर है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो एस्केलेशन से, यानी जंग के बढ़ावे से वो खाइफ हैं। वो नहीं चाहते कि ये हो। वो चाहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो जल्द से खुले। वो चाहते हैं कि तजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हों, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो। तो ये ठीक लगता है कि उन्हीं के कहने के ऊपर किया गया है, लेकिन ये कब तक होगा ये मालूम नहीं। जावेद साहब, सर ये बताइएगा कि ड्राफ्ट तैयार होते रहे, मुख्तलिफ अशकाल उसकी सामने आती रहीं। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मुमकिना मुज़ाकरात के दहाने पे पहुंच चुके हैं, कभी ये कहा कि ये बुलशिट है, मुझे ये पसंद ही नहीं जो उनकी तरफ से ड्राफ्ट आया है। अब मुमकिना बीच का रास्ता क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि ब्रिंकमैनशिप के बहुत ज्यादा जो है वो रेटरिक और एक दूसरे को डराना, वो जो है ब्लस्टर, ये चीजें बहुत इस्तेमाल हुई हैं इस जंग में, और वो नाकाम हुई हैं। इसलिए कि अगर दोनों ममालिक जो हैं वो संजीदगी से जो है इस पर गौर करते कि हमने कोई दरमियानी रास्ता ढूंढना है, तो पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की कि दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन डिमांड्स बहुत थी और बहुत मुख्तलिफ किस्म की। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। दोनों ने ये ऐलान किया कि हम जीत गए हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन सर, आपने बात की कि डिमांड्स मुख्तलिफ किस्म की थी। ये डिमांड्स मुख्तलिफ किस्म की अमेरिका की तरफ से थी या ईरान की तरफ से थी? दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो था मसलन ये कि आप जो है एनरिचमेंट इसको मुकम्मल ख़त्म कर दें। अब ये डिमांड जो है ये बड़ी सख्त डिमांड है। इसी तरह से ईरान की तरफ से कि खलीजी ममालिक में अमेरिकन अड्डे ख़त्म किए जाएं, ये डिमांड जो है ये भी पूरी होनी बहुत मुश्किल है। दूसरी बीच में जो मुश्किल आन पड़ी वो लेबनान की थी, और ईरान की ये डिमांड कि लेबनान में हमले इसराइल बंद कर दे, ये भी उनकी एक शर्त थी। तो इसमें काफ़ी बहुत वाइड गैप है। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और लेकिन ये कब तक चलेगा? अब ये इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का भी है, और ये बहुत मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल में ये 1-2 दिन में या 1-2 हफ्तों में हल होने वाला नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि जब सऊदी अरब, कतर या यूएई की तरफ से ये कहा जाता है कि ये ड्राफ्ट जो है जो तैयार हुआ है ये मुमकिन तौर पे इसका आउटकम कोई निकल सकता है, और जब जवाबन ये कहा जाए कि 2 से 3 दिन ये हमले रोक दिए गए हैं, तो फिर आप इशारा करते हैं कि 2-4 हफ्तों में भी चीज़ें पूरी नहीं होने वाली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पे ड्राफ्ट के ऊपर नीम रजामंदी हो जाएगी, और नीम रजामंदी के बाद अगले मराहिल जो हैं वो फिर तय किए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये जो सिलसिला है ये मराहिल में तय होगा। पहला मरहला जो है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, वो ये है कि जो है एक जो अमेरिका ने एक हिसार बांधा हुआ है ईरानी पोर्ट्स के इर्द-गिर्द, वो ख़त्म किया जाए। गल्फ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, तजारत जो है वो शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत अहम है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं
इक़्तिसादी उनको खोलने का। लेकिन पिछले 1-2 दिन में 2 इंडिकेशंस आई थी जो पॉजिटिव थी, जिसमें एक ये थी कि आर्जी तौर पे ईरान को कुछ तेल जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देगा अमेरिका। दूसरी इंडिकेशन ये थी कि अमेरिका इसराइल से कहेगा कि वो जनूबी लेबनान के ऊपर अपने हमले जो है वो रोक दे। तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस थी जिनसे लग रहा था कि अमेरिका जो है वो भी अब बहुत नहीं चाहता कि ये जंग जो है वो तूल खींचे, क्योंकि अमेरिका में जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होगा, सदर ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शंस में वोट उतने ही कम होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि इस जंग को बंद किया जाए। ये लायानी और बेसूद जंग है, इससे फायदा किसी को नहीं हुआ, इससे नुकसान ही नुकसान हुआ है। चीन भी ये कह रहा है, रूस भी ये कह रहा है और यूरोप भी ये कह रहा है, बाकी दुनिया भी यही कह रही है कि इसको जल्द अज जल्द इसका कोई जो है मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जहाँ पे ये इंडिकेशंस ये मिल रहे थे कि मखसूस जो मिकदार है तेल की उसकी फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी हटाई जाएगी, तो चीन को वो पहले ही फराहम कर रहा है, रूस को भी पहले ही फराहम कर रहा है, तो फिर पाबंदी हटने पे इब्तदाई मराहिल में फ़ायदा किस मुल्क को होना था या किस मुल्क को ईरान बेच सकता था? इंडिया कर सकता है और कई मुल्क कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक जो है वो कंसेशन दी जा रही है कि ईरान जो है वो तेल बेच के अपना जो है आसानी उसको ज़रा हो जाए फाइनेंशियली। अब ये दो धारी तलवार है कि ईरान अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली ले तो वो मुज़ाकरात की तरफ आएगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान जो है इस काबिल हो जाएगा कि मज़ीद इस बात को तूल दे और अपनी शराइत को और ज़्यादा सख्त करे। तो ये दोनों तरफ चल सकता है। दूसरा जो है, मैं एक बात जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अमेरिका जो बार बार कहता है कि हम इसको मुल्क को बिल्कुल इसकी तहजीब को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका जो है बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए, क्योंकि ईरान को अगर मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो खलीजी ममालिक के पास अपना असला कैसे बेचेंगे? वो इस असले को सिर्फ ईरान का हवा दिखा के बेचते हैं। तो ये भी नहीं चाहता अमेरिका कि ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो सर एक चीज़ और बताइए कि अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचते, तो कल परसों ईरान की पार्लियामान के अंदर बात ये हो रही थी कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो आबनाए हरमुज से गुजरती हैं, इंटरनेट की केबल्स जो यूरोप तक भी जाती हैं, मशरक़ वस्ता का पूरा कंट्रोल भी हासिल करती हैं, वो उनको काटेगा तो नहीं, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उनके लिए कानून ज़रूर बनाएगा कि यहाँ हर नई तनसीब या रास्ता बदलने के हवाले से जो नया अमल दोहराया जाएगा उस पे ईरान को रजामंद रखा जाएगा या ईरान की अप्रूवल ली जाएगी। तो क्या बैनुल अक़वामी समुद्री कानून इसकी इजाजत देते हैं? मेरे ख्याल में इस हद तक तो देता है, यानी बैनुल अक़वामी कानून के एनवायरनमेंट का मसला है, कोई सिक्योरिटी का मसला है। अब ये देखिए ना, ये तो एक इंटरनेशनल यूसेज है केबल का, फाइबर केबल का। तो उसके लिए दोनों जो हैं सल्तनत ओमान और ईरान, इनको इनके ज़िम्मे लगाया जा सकता है कि जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है उनसे इस केबल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हो सकता है, यानी लिमिटेड जो है वो अथॉरिटी होती है लिटरल स्टेट्स की, लेकिन ये महदूद इख्तियार दिया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि तमाम तर कंट्रोल हासिल होगा, ये बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके पैराए के अंदर नहीं आता। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया तेजी से एक ऐसे तवानाई बहरान की तरफ बढ़ रही है जहां तेल के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं और माहिरीन
खबरदार कर रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका जंग ना रुकी तो तेल के जखायर में कमी आलमी निजाम को हिला सकती है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातिह बेरॉल के मुताबिक मौजूदा हालात में तजारती तेल के जखायर सिर्फ चंद हफ्तों के लिए बाकी रह चुके हैं और इस कमी को पुर करने के लिए स्ट्रेटेजिक जखायर रोजाना 25 लाख बैरल तेल की कमी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये जखायर भी महदूद है। मार्च और अप्रैल के दौरान आलमी जखायर में रिकॉर्ड 24 करोड़ 60 लाख बैरल की कमी इस बात का वाज़ेह इशारा थी कि यह बहरान अब मामूली नौइयत का नहीं रहा। इसी दबाव के तहत स्ट्रेटेजिक जखायर से पहली बार 40 करोड़ बैरल तेल निकालने की मंजूरी दी गई, जिनमें से 16 करोड़ 40 लाख बैरल पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। एदाद-ओ-शुमार मजीद तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं, जिनके मुताबिक सिर्फ एक माह में तकरीबन 20 करोड़ बैरल तेल कम हुआ, यानी यौमिया 66 लाख बैरल की कमी। जबकि इस अरसे में तलब में भी तकरीबन 50 लाख बैरल यौमिया कमी आई, जो तारीख की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। यूं सप्लाई में कमी तलब से ज्यादा रही, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि मसला तलब का नहीं बल्कि रसद का है। माहिरीन के मुताबिक अब तक जंग के बायस तकरीबन 1 अरब बैरल तेल मार्केट से खत्म हो चुका है। अमरीकी बैंक मॉर्गन स्टैनले के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च से अप्रैल के दरमियान आलमी ज़खायर में यौमिया 48 लाख बैरल तेल की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो माजी के तमाम रिकॉर्ड से ज्यादा है। मुख्तलिफ आलमी मुआशी इदारे भी ये कह रहे हैं कि दुनिया के पास रिफाइंड फ्यूल का सिर्फ 45 दिन का जखीरा बाकी है, जबकि मजमूई ज़खायर 8 साल की कमतरीन सतह के करीब है। अगर कमी की यही रफ्तार रही तो सितंबर तक तेल की सप्लाई का पूरा निजाम ज़मीबोस हो जाएगा। इस दौरान 2026 के लिए सप्लाई में यौमिया 39 लाख बैरल कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है, जो 15 लाख बैरल के अंदाजे से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आलमी सप्लाई मुसलसल तलब से कम रहेगी। यूं ये कमी सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि एक साख्ती बहरान में तब्दील हो जाएगी। तेल की तलब और रसद मुतासिर होने से इसके असरात तेल की कीमतों पर भी मुरतब हो रहे हैं। आलमी मंडियों में तेल की कीमत $111 फी बैरल से ऊपर जा पहुंची है। माहिरीन इन हालात में खबरदार कर रहे हैं कि ये ज़खायर अगर चंद हफ्तों में मजीद कम हुए तो कीमतों में एक और शदीद इजाफा नागुज़ीर होगा। हालिया बहरान की बुनियादी वजह अपना हरमुस है, जो मुसलसल बंदिश का सामना कर रही है। यही वो नुक्ता है जिसने सप्लाई को सुस्त और ज़खायर को तेजी से खत्म किया। अमेरिका समेत दुनिया के बड़े मुमालिक इस वक्त अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्ता कि अमरीकी फ्यूल ज़खायर भी मामूल से 11% कम हो चुके हैं। ये तमाम एदाद-ओ-शुमार एक ही समत इशारा करते हैं कि दुनिया जल्द तेल की बदतरीन किल्लत का सामना करने जा रही है। जब सप्लाई में अरबों बैरल की कमी हो, ज़खायर सिर्फ 45 दिन के रह जाएं, रोजाना लाखों बैरल की रफ्तार से कमी जारी हो, तो ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं रहता, आलमी इस्तेहकाम का ये सवाल बनता है। इस सूरत हाल में जंग का जारी रहना सिर्फ कीमतों का मसला नहीं बल्कि तवानाई के बुनियादी ढांचे के लिए भी खतरा बन चुका है। और यही वो नुक्ता है कि जब जंग का खात्मा सिर्फ एक सियासी नहीं बल्कि आलमी ज़रूरत बन चुका है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर सलमान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा तेल का बहरान इस वक्त सर उठा रहा है और बैनुल-अक़वामी इदारे इस बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, कि आप ये समझते हैं कि वाकई खदशात इतने हैं या इससे बहुत ज्यादा हैं, या इन्हें सिर्फ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? नहीं, देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 20-25% जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है वहाँ से गुजरती है, और पिछले कई दिनों से, अब तो 40-50 दिन से वो रास्ता बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट ममालिक ने अपने पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे हुए थे वो खासे हद तक डिप्लीट हो चुके होंगे। तो अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो जाहिर है कि शॉर्टेज होगी और बहुत सा जो है ममालिक वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। तो हमारा भी इसी पाकिस्तान भी इसी तरह अफेक्टेड है, क्योंकि हमारे भी तेल जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही आता था। तो अगर वो इसी तरह चलता रहा तो फिर पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती है फिर भी ये 3-4 माह के लिए डिसरप्शन सप्लाई चेन की रहेगी। तो सर, इसका इम्पैक्ट जो है ये अवामुल नास पे किस हद तक और किस सूरत में मुंतकिल होगा? देखें, ये जाहिर है कि जब शॉर्टेज होगी तो फिर तो आपकी इस वक्त ब्रेंट की कीमत जो है 115-116 पे जा रही है, और जब पहले क्राइसिस आया था 2007 में, उस वक्त मैक्सिमम प्राइस जो थी वो $150 पे गई थी।
तो अभी $150 तक तो नहीं पहुंचे, बट 115 पे पहुंचे हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो क्योंकि बहुत डिपेंडेंट है इस इम्पोर्टेड तेल के ऊपर, तो इतने लेवल का जो तेल है वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ख़राब करता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी ख़राब करता है। तो हम तो डबल हमारे पे इम्पैक्ट है। एक, हमारी इकॉनमी वैसे ही कमज़ोर है और ऊपर से ये एक किस्म का बहुत बड़ा धचका लग रहा है, एक्सटर्नल शॉक है पाकिस्तान की इकॉनमी को। सो आई थिंक जितनी जल्दी ये मामला सेट हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और हमें बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी IMF से भी और बाकी दोस्त ममालिक से भी इसके इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए। तो सर, तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इस बहरान में किस हद तक तजब्जुब का शिकार हैं या किस हद तक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? देखें, अमेरिका को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी इंडिपेंडेंट हैं और उनकी तेल कंपनियां इस वक्त बहुत ज़्यादा मुनाफा बना रही हैं। इसी तरह रशिया जो है उसके भी तेल सरप्लस है और वो भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। सो जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि उनकी कैश फ्लो ख़राब हुई है और उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, और उसकी वजह से उनके अपने अंदरूने मुल्क बहुत डिसरप्शन है। सो एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब अफेक्टेड हैं। इवन दो चाइना की रिजर्व्स खासे ज़्यादा हैं और वो खासे सोलर की तरफ भी चले गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक इससे ज़्यादातर ममालिक जो इंपोर्ट करते हैं तेल, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो सर, ये आपने जिस तरीके से कहा कि अभी ये और भी बढ़ेगा और फिर आने वाले महीनों में अगर ये सप्लाई लाइन बहाल भी हो गई तब भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो सवाल ये है कि अभी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कीमतों के बढ़ जाने के हवाले से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं, और फिर जब इसके मराहिल मजीद तय होने हैं, सप्लाई लाइन बहाल होगी, फिर अपने ज़खायर जो हैं उसके अंदर इजाफा किया जाएगा, तो दुनिया में इन्फ्लेशन किस हद तक बढ़ने के इम्कानात हैं और किस हद तक जो GDP है वो उसके अंदर डिसरप्शन देखने को मिलेगी? देखें, ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से। एक तो तेल आपने बात कर ली, हमने भी बात की कि वो उसकी 20-25% दुनिया की तेल की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती है, जो बंद है पिछले कई दिनों से। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से फर्टिलाइज़र जो है वो ख़ास तौर पे यूरिया जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक सोर्स है यूरिया की। फिर उसके बाद और भी हीलियम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिप्स इस्तेमाल होते हैं उनके बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं, और इसकी वजह से अगर फूड क्राइसिस भी होता है ऑयल क्राइसिस के साथ, और उसके साथ साथ बाकी जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर तरफ बढ़ गई है और सप्लाई चेन्स जो है वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, डेफिनेटली एक ग्लोबल क्राइसिस है, और इसलिए मेरे ख्याल में कि तमाम ममालिक कोशिश यही करेंगे कि ये जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ये नॉर्मल सी की तरफ जाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो चीन का दौरा उन्होंने किया है, तो वो अपने साथ बहुत से बिजनेसमैन लेके गए हैं, जो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो भी इकोनॉमिक फोकस रखते हैं। फिर अब पुतिन साहब जो हैं वो भी चीन का दौरा कर रहे हैं, वो भी इसी मामले पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, हल कैसे निकाला जाए। तो आई थिंक कि अब आगे चलते हुए ट्रंप साहब ने पोस्टपोन भी कर दिया है, वो वहाँ पे फर्दर करना चाहते थे, कुछ एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने उसको भी पोस्टपोन किया है। सो आई थिंक
ग्रेजुअली सबको ये समझ आ रही है कि इस जंग की वजह से एक ग्लोबल रिसेशन हो सकती है और बहुत ममालिक जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और इसमें बड़े ममालिक जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। सो आई थिंक ये होपफुली एक सॉल्यूशन की तरफ अब जाएंगे और वो जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा सर, जैसे ये कहा जाता है कि इस जंग के अंदर अमेरिका ने कोई 35 से 40 बिलियन डॉलर फूंके हैं। ये वहाँ पे रिपोर्टेड अदाद-ओ-शुमार हैं, गैर मुसद्दक़ा देखें तो फिर हमें 60 से 70 बिलियन डॉलर दिखाई देता है तखमीना। ईरान को देखें तो वो कहते हैं मेरा 270 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। खलीजी ममालिक को देखें तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि कई सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। मजमूई तौर पे ये देखें तो हमें 1 ट्रिलियन भी नहीं नज़र आता। लेकिन इस जंग को दुनिया ने कितने खर्चे में भुगता है और मजमूई तौर पे ये जंग कितने की पड़ चुकी होगी? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क जो है जहाँ पे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उनका डिफेंस बजट होता है, तो उनके लिए तो ये 25-30 बिलियन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इवन दो वहाँ पे इसके ऊपर ट्रंप साहब को खासे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इतना खर्चा करने के बाद भी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हुए और जो डिसरप्शन है बाकी दुनिया में वो अल्टीमेटली अमेरिका को भी हर्ट करेगी, क्योंकि सारी दुनिया इंटीग्रेटेड है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब एक ग्लोबल क्राइसिस होता है तो उसमें फिर कोई भी नहीं बचता। तो आई थिंक ये बड़ी महंगी जंग है और यही रीज़न है कि ये जल्दी ख़त्म होने का चांस है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। और ईरान की ये जो स्ट्रेटजी थी कि वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट किया कि वो प्रेशर बने अमेरिका के ऊपर, और तो उसके पास प्रेशर का कोई इतना नहीं है जितना ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी बैठेगी तो पूरी दुनिया में एक रिसेशन आएगी और फिर उससे अमेरिका भी नहीं बच सकेगा। पूरी दुनिया के तो अंदर तो इस वक्त जो अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा उससे अमेरिका भी नहीं बच सकता। तो उम्मीद यही की जाती है कि इस जंग का खात्मा जो है वो जल्द अज जल्द होगा और आबनाए हरमुज़ की बहाली को मुमकिन बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।